इस एक्ट में जो मामला अपोजिशन उठा रही है, और वो मामला गंभीर भी है, मतलब उसमें कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, उसमें कुछ चेक एंड बैलेंसेस की जरूरत होगी, या फिर उस पर बहस तो होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। सर्च एंड सीजर करेगी, तो वो बिल्डिंग होगा तो उसके लॉक को ब्रेक करेगी, एंटर करेगी, अगर उसको चाबी नहीं मिलता तो वो ब्रेक करेगी। अगर कोई इसी तरह का कोई अगर डिजिटल असेट है, और कोई अदर कुछ अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस में है, राइट? जैसे आपने कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन हुई, या और किसी तरह की वीडियो की ट्रांजैक्शन हुई, वो तो आपके क्लाउड में आपने रखा हुआ है। हाँ हाँ, मतलब ये थोड़ा मुझे अभी इसमें मिसिंग लग रहा है, कि मुझे ये चेक्स एंड बैलेंस जो है वो इसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जब पहले सर्च एंड सीजर, जो नॉर्मली जो टैंजेबल आइटम्स के अगर सर्च एंड सीजर होंगे, तो लेट्स से ऑफिसर मेरे प्रेमाइसेस में आते हैं, मेरे अलमीरा खोलते हैं, मेरे फाइल्स देखते हैं, राइट? तो उसमें 10 तरह की फाइल मिलेगी। एक फाइल ऐसी मिलेगी जो कि मेरे ब्लैक मनी से रिलेटेड हो, या मेरे अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड हो। तो वो सारी फाइल्स की एक लिस्ट बनती है। अगर सर्च और सीजर होता है, तो उनको लगेगा ये फाइल जो है ये इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से रिलेवेंट है, उसका वो सर्च एंड सीजर बनाएंगे। उसमें विटनेसेस होते हैं, वो साइन करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए गए, वो सील कवर में, फिर वो डिपार्टमेंट अपने पास रखती है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वहां छोड़ देती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उठाती भी है, तो वो बाद में आप रिलीज करा सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हम जो अभी इस डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं, वहां पे ये सारी लाइंस बड़ी ब्लर हो जाती हैं। नया इनकम टैक्स कानून आया है और कानून आने के साथ ही इसको लेकर के कई सारी शंकाएं और सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस पे हो रही है कि सोशल मीडिया अकाउंट क्यों चाहिए, डिजिटल स्पेस सरकार को क्यों देखना है। इनकम टैक्स ऑफिसर अगर किसी के डिजिटल स्पेस में घुस गया तो वहां जो उसकी निजी चीजें पड़ी हैं, निजी तस्वीरें, निजी निजी जानकारियां पड़ी हैं, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो इन सभी मुद्दों पे और जो नया कानून आ रहा है इनकम टैक्स का, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, ईडी और सीबीआई के मामलों को करीब से देखने वाले वकील, अधिवक्ता समीर को हमने लाइनअप किया है आपके लिए। तो चलिए समीर से ही समझते हैं कि ये जो नया कानून है वो क्या है, और इसमें जो ये प्रावधान है सोशल मीडिया अकाउंट में ताक झांक करने वाला, वो कितना रिस्की है। लोकमत हिंदी में स्वागत है समीर जी आपका, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, थैंक यू। आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आजकल एक नए कानून की चर्चा है और इस चर्चा से आमजन जो हैं वो थोड़े से परेशान लग रहे हैं, क्योंकि हमारी ही बिरादरी के कुछ लोग जैसे हेडलाइन बना रहे हैं, तो उन हाँ। हेडलाइन को देख करके कुछ संशय है। तो मैंने सोचा कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और ईडी सीबीआई जैसे मामले देखते हैं, इनकम टैक्स के भी झंझटों को अच्छे से समझते होंगे, समझते हैं कानून को। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो नया इनकम टैक्स रूल है, ये बेसिकली है क्या? पहले तो इसको थोड़ा सा परिभाषित करिए, थोड़ा समराइज करिए, फिर आगे के सवालों पे मैं आता हूँ। देखिए, ये अभी जो इनकम टैक्स बिल 2025 भी पार्लियामेंट में अभी उनको फ्लोर पे डाला गया है, पेश हुआ है पार्लियामेंट में 13 फरवरी को। तो प्राइमरली वो एक जो प्रीवियस एक्ट था हमारा 1961 का, उसको काइंड ऑफ अमेंडमेंट किया गया है, और वो एक नए एक्ट की तरह उसको लाया जा रहा है। तो जो इस मेन एक्ट का जो पर्पस है, जो कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उस दिन हाउस में बोला भी, और अगर आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां भी आपको जानकारी मिलेगी कि इस एक्ट का पर्पस में कुछ बहुत मेजर प्रोसीजरल चेंजेस नहीं है इसमें। जो मेन पर्पस है कि जो एक्ट जो है वो काफ़ी पुराना हो गया था, और वो काफ़ी बल्कि है। उसमें इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स काफ़ी आते हैं, एक्ट में भी आते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं, क्योंकि नेचर नेचर ऑफ बिजनेस जो है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। जो मॉडर्न हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें चेंजेस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स भी काफ़ी होते हैं। तो जो मेन पर्पस मिनिस्ट्री की है इसमें, कि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी बल्की हो गया है, इसमें काफ़ी प्रोवाइजो हैं, काफ़ी एक्सप्लेनेशंस हैं, तो उनको हम थोड़ा कम करें। और एक चीज़ और जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया, और इस एक्ट के पर्पस में भी मिनिस्ट्री के साइट पे ये अपडेट है, कि इसकी भाषा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम थोड़ी भाषा को सिंपल करें, जिससे कि आम जो नॉन लीगल नॉन टेक्निकल पर्सन हैं वो भी इसकी भाषा को अप्रिशिएट कर सकें।
आपने तो एक तो आपने देखा है ये जो नया वाला कानून है, क्या वाकई भाषाई आधार पे ये थोड़ा सा, मतलब जैसा आप बता रहे हाँ हैं, जैसा बताया गया उसके हिसाब से ये सिंपल हुआ है? कानून की भाषा तो हमेशा मुश्किल ही होती है, हम तो यही समझते हैं। हाँ, भाषा तो अभी भी मुश्किल ही है, बट पहले से इसको थोड़ा सा इजी किया गया है। अब जैसे पहले जो एक्ट थे उसमें जैसे जैसे अमेंडमेंट होते जाते हैं तो काफ़ी प्रोवाइजो ऐड होते हैं, एडिशनल उसमें सेक्शंस ऐड हो जाते हैं। कुछ सेक्शंस जो रिडंडेंट हो गए जिसका अब इस्तेमाल नहीं होता है वो भी उसमें मेंशंस थे। तो इसके कारण वो बल्कि था, और भाषा पहले से सिंपल हुआ है। अब ये कहना मुश्किल होगा कि ये काफ़ी इजी टू रीड और अंडरस्टैंड करना और कॉम्प्रिहेंड करना सबके लिए आसान हो, ये तो कहना भी मुश्किल है। बट जो जो डिपार्टमेंट का जो इंटेंशन है वो प्राइमरली इनका ये है कि हम इसको थोड़ा सा लुसिड बनाए, और इस जैसे इसमें पेज पेज नंबर्स भी इसमें कम हुए हैं जो मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे मेंशन है। सेक्शन जो पहले प्रोवाइजो में थे उसको सेपरेट सेक्शंस में ऐड किए गए हैं। तो ये कोशिश इसमें मिनिस्ट्री की रही है। कुछ डेफिनेशंस में चेंज हुए हैं, अभी तो पूरा एक्ट को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली ये आप भी समझेंगे कि एक असेसमेंट ईयर और एक आपको फाइनेंशियल ईयर टर्म होता है, राइट? कि आप जो करंट ईयर होगा उसको फाइनेंशियल बोलेंगे, जिसकी जिसकी हम टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करते हैं वो असेसमेंट ईयर में आता है। तो उसको जो है एक टैक्स ईयर में कॉमन वर्ड में चेंज किया गया है कि उसको एक एक टर्म में उसको समझा जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है, जो टैक्स पेयर हैं या डिपार्टमेंट में भी हो तो उसको कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। मेजर प्रोसीजरल कुछ चेंजेस अभी तक मुझे नहीं दिखा है इसमें। लेकिन ये जो खबर बन रही है, ये जो सब जगह पे हेडलाइन चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं कि इसमें जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लेकिन मैं आपको राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं कि सरकार अब हम्म। आपके फोन, ईमेल, सोशल मीडिया चैनल, लैपटॉप सबको जांचने का अधिकार जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दे रही है इस रूल के थ्रू, वो क्या हम्म। है और वो क्यों जरूरी था? आप वकील भी हैं तो थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपने काफ़ी चीज़ें बोली कि जो सोशल मीडिया है, मेरा जो कंप्यूटर है, जो मेरा फ़ोन है, उसको जांच करने की या उसको एक्सेस करने का अधिकार मिलेगा। तो जो पुराना एक्ट है उसमें भी जो मेरी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो मेरा कंप्यूटर होगा या हार्ड डिस्क होगा, उसको जांच के दायरे में वो पहले भी आता था। तो अब इसको पहले हम ये समझते हैं कि पुराने एक्ट में जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है कि किसी का बुक ऑफ अकाउंट्स चेक किया जाता है, राइट? तो हम बुक ऑफ अकाउंट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि पुराने एक्ट में जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट? कि बुक ऑफ अकाउंट्स includes ledger, day books, cash book, account books, and other books, whether kept in written form or printouts or data stored in a floppy disk, tape, or any other form of electronic magnetic data storage device, right? तो इसमें आपके हार्ड ड्राइव भी आ गए, कंप्यूटर भी आ गए, फ्लॉपी भी आ गई। तो ये इस तरह से बुक ऑफ अकाउंट को डिस्क्राइब किया गया। अब 2022 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू एक अमेंडमेंट आया जिसमें कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को इंक्लूड किया गया। जैसे इसको आसान भाषा में समझते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो वीडीएस में आते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्योंकि आजकल के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो पुराना, अगर हम बुक ऑफ अकाउंट्स की कि अगर जो जो पुराना खाता और बही का जो मामला हुआ करता था उस पे सारे ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। तो ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि जो जो टैंजिबल जो एसेट पहले होते थे, जो प्रॉपर्टी होती है, पैसे होते हैं, ज्वेलरी होती है, बिलियंस होते हैं, ये जो सारी चीजें होती है उससे एक डिफरेंट एक एसेट क्रिएट हो रहा है आजकल जो डिजिटल फॉर्म में होता है। वो कोड होता है, कोई पास कोड होता है जिसको जिसको कि हम ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करते हैं और उसको मोनेटाइज बाद में किया जा सकता है, राइट? तब जब ये विजुअल और वर्चुअल डिजिटल एसेट हमारे 2022 फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू इसमें आया था। इस एक्ट में जो मामला अपोजिशन उठा रही है और वो मामला गंभीर भी है, मतलब उसमें कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है उसमें कुछ चेक एंड बैलेंसेस की जरूरत होगी, या फिर उसमें बहस तो होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, इसको चैलेंज किया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी के भी इसमें मामले आ सकते हैं। वो है, अगर आप सर्च एंड सीजर के प्रोविजन देखेंगे, जैसे जो पुराना एक्ट था उसमें सर्च एंड सीजर के प्रोविजन थे आपके सेक्शन 130
टू में सर्च एंड सीजर जो है, कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो सर्च एंड सीजर जब करता है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि पुराना एक्ट कहता है कि जब सर्च एंड सीजर कोई ऑफिसर करेगा विथ ड्यू परमिशन, अगर कोई जो अगर किसी उसको कोई सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो वो क्या, इसको हम आम भाषा में समझते हैं कि कहीं सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो ऑफिसर के पास, डिपार्टमेंट के पास क्या रेमेडी है, वो क्या करेगी आगे। तो वो सर्च एंड सीजर में क्या करती है कि आपको मैं एग्जैक्टली वो लाइन पढ़ता हूँ कि एंटर एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट वेयर ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट सच बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट अभी डिस्कस किया, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग आर केप्ट। Second, break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah, or other receptacle for exercising the powers conferred by clause 1 where the keys thereof are not available. मतलब कि अगर वो टैक्स की अथॉरिटी आपके घर पे आती है सर्च एंड सीजर में, तो आइदर जो भी पार्टी होगी वो डिस्क्लोज करेगी, वो दिखाएगी अपनी चीजों को। अगर उसमें कॉपरेशन नहीं मिलता है या फिर उनको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी लॉक्ड है, तो वो प्रॉपर्टी को वो ताला उसका वो तोड़ सकती है। और अगर कीज अवेलेबल नहीं है तो सेफ हो, लॉकर हो, बॉक्स हो, वो कुछ भी करती है, और तब वो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर आगे करती है। आपने ये काफी जगह पढ़ा भी होगा न्यूज में कि जब सीजर होता है तो वो ऐसे दीवारें तोड़ते हैं, सेफ तोड़ते हैं, उसमें से वो चीजों को रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट हो या फिर असेट हो, टेंजेबल तो असेट हो। ये पुराना कानून जो था हाँ, वो ये अधिकार देता था अधिकारी हाँ, को। ये अधिकार देता था। ठीक तो है। अब इसको समझिए कि अब इसमें एक इन्होंने ऐड कर दिया, वर्चुअल डिजिटल स्पेस। अगर हम वर्चुअल डिजिटल असेट को, अगर हम एक रियल असेट मान रहे हैं, तो वो कहाँ कोई रख सकता है, वो अपने अलमीरा में तो रखेगा नहीं, राइट। तो उसको उन्होंने वर्चुअल डिजिटल स्पेस, एक नया टर्म इस बिल में वो लेके आए हैं। अब इसको समझते हैं, ये क्या कहता है वर्चुअल डिजिटल स्पेस, जिसपे कि सारा हंगामा है। Virtual digital space means an environment, area, or realm that is constructed and experienced through computer technology and not the physical, tangible world, which encompasses any digital realm that allows users to interact, communicate, and perform activities using computer system, computer networks, computer resources, communication devices, cyberspace, internet, world wide web, and emerging technology using data and information in the electronic form for creation or storage or exchange and includes। देखिए, भाषा अभी भी बहुत आसान नहीं है, बट ये हम अभी हम लोग समझने के लिए बात कर रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या है, और इसके फिर एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे ईमेल सर्वर, ये फिर आसान है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी समझेगा। ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, एनी वेबसाइट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, remote server or cloud server, digital application platforms, and any other space of similar nature। अब एक हम उदाहरण लेते हैं, मैं और आप इंटरनेट यूज करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसमें ये सारे सर्विस इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट, आप ईमेल इस्तेमाल करते हैं, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप अकाउंट है, आप क्लाउड सर्विसेज भी लेते हैं। इधर आप गूगल का यूज कर रहे हैं, हॉटमेल का यूज कर रहे हैं, जो कि क्लाउड जो है वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही है, वो उसके स्टोरेज बाहर है, राइट। उसके बाद डिजिटल एप्लीकेशन, हम एप्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस है। अब कोई अगर असेट जो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई वॉलंटरी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट, और जो सर्च एंड सीजर का जो कानून कहता है कि वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजिशन हैज रीजन टू बिलीव that any person is in possession of any asset or information in relation to the asset, or such asset represents either wholly or partly so and so, and imposition tax, and the same is not being would not and the same is not being disclosed। मतलब किसी ऑफिसर को ये एक रीजन टू बिलीव है किसी इंफॉर्मेशन से कि कोई एसेट या किसी तरह की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, तो वो आगे क्या करेगी,
सर्च एंड सीजर करेगी। तो वो बिल्डिंग होगा तो उसके कोई लॉक को ब्रेक करेगी, एंटर करेगी, अगर उसको चाबी नहीं मिलता तो वो ब्रेक करेगी। अगर कोई इसी तरह का कोई अगर डिजिटल असेट है और कोई अदर कुछ अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस में है, राइट, जैसे आपने एक क्रिप्टो, कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन हुई या और किसी तरह की वीडियो की ट्रांजैक्शन हुई, वो तो आपके क्लाउड में आपने रखा हुआ है या फिर आपने अपने डिजिटल स्पेस में रखा हुआ है। तो अगर अगर ऑफिसर को ये रीजन टू बिलीव है कि ये चीज अवेलेबल है, आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो इस समय अगर आप पासवर्ड शेयर नहीं करते हैं तो उनके पास एडिशनल पावर क्या देगी है कि वो इसको, पासवर्ड को ब्रेक करके और इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको रुकिए, मैं ओवरराइड। मैं अब आपसे पूछता हूं, आप मुझे पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। ठीक है? जी क्योंकि कानून का मामला है, और भले वो कानून बदला गया होगा सिंपल करने के लिए, लेकिन अभी तक भी बहुत सिंपल हुआ नहीं। आपने ये बिल्कुल। कहा कि इनकम टैक्स का जो पुराना कानून है 1961 का, जी उसमें सर्च एंड सीजर वाले में अधिकारी को ये अधिकार देता है कानून कि कोई बिल्डिंग, कोई गाड़ी, चाहे कार हो, गाड़ी हो, या कोई बिल्डिंग हो, उसमें कोई मतलब अलमीरा हो, या फिर लॉकर हो, या फिर प्लेन हो, कहीं भी हो, अगर कुछ वो जिस पे आरोप है अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसको तोड़ा जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है ना? जी। ठीक है। हाँ अब जो नया वाला कानून है उसमें ये बना दिया गया कि चूंकि डिजिटल करेंसी का भी मामला है, डिजिटल करेंसी में लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, धंधा कर हाँ, रहे मतलब हैं, वो एक काम कर एग्जांपल रहे है, हैं। वो काफी तरह की चीजें हो सकती हैं। जी। जी। तो उसके लिए अब वो अधिकारी को अधिकार मिला कि वो ईमेल सर्वर भी देख सकते हैं, वो क्लाउड स्पेस भी देख सकते हैं, हम्म। वो सोशल मीडिया भी खंगाल सकते हैं, हम्म। वो क्योंकि पेन ड्राइव, फ्लॉपी और बाकी चीजों तो पहले कानून में भी था अधिकार, वो देख सकते थे। तो अब ये जो डिजिटल स्पेस है उसको ये देख सकते हैं, लेकिन मेरा यही यही बात है ना सुमीर जी। जी बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, आप मेरा ईमेल देख सकते हैं, आप मेरा ईमेल सर्वर देख सकते हैं, आप क्लाउड देख सकते हैं, गूगल ड्राइव देख सकते हैं, या कोई भी ड्राइव जो मैं यूज करता हूं वो देख सकते हैं। आपको मेरा सोशल मीडिया अकाउंट क्यों चाहिए? उसमें मैंने ऐसा क्या छुपाया होगा? देखिए अब देखिए, ये प्रॉब्लम बस सोशल मीडिया अकाउंट का नहीं है, ये है कि जो आपका वर्चुअल स्पेस भी है। हम्म। लेट्स से आपने मेरा ड्राइव भी एक्सेस किया, जो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक तो एक जो एप्रीहेंशन है कि इस एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो हम्म। आज इंस्टीट्यूशंस पे जो सवाल उठाती है ऑपोजिशन, वो ये है कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। हम्म। तो इस जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि इस एक्ट में वो चेक एंड बैलेंस थोड़ा मिसिंग है। जैसे हम्म। ऑफिसर लिखा है कि ऑफिसर, इफ ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव बड़ा सब्जेक्टिव होता है। हम्म। आइदर यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस हो कि रीजन टू बिलीव में आप रिटर्न देंगे, वो जुडिशियल स्क्रूटनी में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं ये कोर्ट में चैलेंज होते हैं। ये अगर आप पीएमएलए के एक्ट देखेंगे, और पहले भी एक्ट है इस तरह से जहां रीजन टू बिलीव करके ऑफिसर्स को पावर दिया जाता है, तो वो चैलेंज होता है। बट चैलेंज होने तक और आप स्टे लें, आप कोई ऑर्डर सिक्योर करें, उसके पहले तो ये जो पासवर्ड जो एक्सेस है इसको तो ओवरराइड कर देंगे। तो प्रॉब्लम वहां होगी कि आपने ओवरराइड करने का पावर दिया है, फेयर इनफ, लेकिन वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है उसमें काफी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है मेरी, और बस पर्सनल मेरी नहीं इंफॉर्मेशन होती होगी। है, पर्सनल पर्सनल तस्वीरें होती इंफॉर्मेशन है, हैं। और इंफॉर्मेशन बस मेरी नहीं होगी, एक इंडिविजुअल की नहीं होगी, उसके फैमिली और फ्रेंड्स की होगी। जी। तो इस उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि अगर डिपार्टमेंट जो कंसर्न ऑफिसर है अगर वो उस डेटा को एक्सेस करता है, तो बस उस पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के बियॉन्ड उनके जो डेटा है उसका मिसयूज ना हो, वो ब्रीच ना हो, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका कोई पीनल एक्शन या कॉम्पनसेशन का कोई प्रोविजन है, जिस तरह से हमारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में है कि अगर जो डेटा जी। फिड्यूसरी अगर डेटा ब्रीच करता है तो उनपे जिम्मेवारी तय की गई है कि आपको पेनल प्रोविजन भी, कॉम्पनसेटरी प्रोविजन वगैरह है उसमें। इसमें कोई जिम्मेवारी तय नहीं की गई है कि आपने ओवर एक्सेस कर लिया उसके बाद क्या, जो डेटा है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। हम्म। आपके इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के डेटा के बियॉन्ड तो कोई उसका मिसयूज नहीं होगा। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी, यहाँ मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है जैसे अब जो इसको सोशल मीडिया। हाँ इसको जी इसको थोड़ा बताइए। सा एक बार और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मुझ हम्म। पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा,
अधिकारियों को ये कानून ये अधिकार देता है कि वो मेरा डिजिटल स्पेस देख सकते हैं। उन्होंने मेरा जी गूगल ड्राइव या आईफोन का क्लाउड एक्सेस किया, उसमें एक फोल्डर हो सकता है जो क्रिप्टो पे हो, जो उनके काम का हो, बाकी फोल्डर है जिसमें मेरी तस्वीरें हैं, मेरी पत्नी की तस्वीरें हैं, मेरे दोस्तों के साथ के हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहीं मस्ती करने गया था वो भी है, गोवा के बीच की तस्वीरें हैं। और अगर मेरे केस से जुड़ा हुआ अधिकारी कल को वो चीजें मीडिया में लीक कर देता है, या वो तस्वीरें बाहर आ जाती है मेरी छवि को मिलाइन करने के लिए, तो ये आप कह रहे हैं कि उसको उससे कौन जी प्रोटेक्ट। बिल्कुल। ये हाँ हाँ, मतलब ये थोड़ा मुझे अभी इसमें मिसिंग लग रहा है कि मुझे ये चेक्स एंड बैलेंस जो है वो इसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जब पहले सर्च एंड सीजर, जो नॉर्मली जो टैंजेबल आइटम्स के अगर सर्च एंड सीजर होंगे, तो लेट्स से ऑफिसर मेरे प्रेमाइसेस में आते हैं, मेरे अलमीरा खोलते हैं, मेरे फाइल्स देखते हैं, राइट। तो उसमें 10 तरह की फाइल मिलेगी। एक फाइल ऐसी मिलेगी जो कि मेरे ब्लैक मनी से रिलेटेड हो या मेरे अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड हो। तो वो सारी फाइल्स की एक लिस्ट बनती है। अगर सर्च और सीजर होता है तो उनको लगेगा ये फाइल जो है ये इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से रिलेवेंट है, उसका वो सर्च एंड सीजर बनाएंगे। उसमें विटनेसेस होते हैं, वो साइन करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए गए। वो सील कवर में फिर वो डिपार्टमेंट अपने पास रखती है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वहां छोड़ देती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उठाती भी है तो वो बाद में आप रिलीज करा सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हम जो अभी इस डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं, वहां पे ये सारी लाइंस बड़ी ब्लर हो जाती हैं कि आप कौन सी फाइल उठा रहे हैं, कौन सी फाइल छोड़ रहे हैं, आप कौन से। जैसे सर्च एंड सीजर में बड़ा बेसिक रूल है, इनकम टैक्स में भी और सीआरपीसी वगैरह में जो प्रावधान है कि आपको इंडिपेंडेंट विटनेस रखते हैं कि सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है नहीं किया गया, सही डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं। उसके बाद एक्ट्स में भी हैं कि सर्च एंड सीजर के कितने दिन तक वो इफेक्टिव होता है, कौन से डॉक्यूमेंट वापस करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, राइट। बट इस डिजिटल स्पेस वाले में ये ना थोड़ा बड़ा ब्लर्ड है ये लाइन, ये कि अ, जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है उसके ब्रीच को या फिर उसकी सैंटिटी को कैसे डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट करेगी। इस पे ये एक्ट पे मैं ये गाइडलाइंस में थोड़ा मिस कर रहा हूँ, चेक एंड जी बैलेंस थोड़ा ये मिस कर रहा हूँ। जी जी। ठीक है, तो यही एक मुख्य चिंता का विषय है इस मसले पे, जिस पे सबसे ज्यादा बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल करके और ठीक। उसको समझूं, खुद भी समझूं, मुझे खुद भी कई सारी चीजें पता चली हैं। जब भी समीर जी कुछ ऐसा लीगल हमारे सामने आएगा, हमारे दर्शकों के सामने आएगा, तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ठीक। समय दे देते थैंक यू। हैं छोटे से नोटिस पे। हम लोग फिर बात करेंगे, भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।